नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रोजगार विद तरुण में। आज के सेशन में आज हम बात करेंगे साइंस के अगले क्वेश्चन की। और बेसिकली ये जो आपके क्वेश्चन रहने वाले हैं आज के सेशन के, वो रहने वाले हैं साउंड वेव के। ठीक है, ये आपके रहने वाले हैं साउंड वेव के। और साउंड वेव में चीजें क्या क्या हैं उन्हें हम इसी के साथ में समझेंगे। ठीक है, साउंड वेव से रिलेटेड हैं, या बोल सकते हैं कि साउंड चैप्टर ध्वनि चैप्टर से रिलेटेड हैं, जिनमें सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि एक तरंग की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है और गति 36 मीटर पर सेकंड है, तो इस तरंग की तरंगदैर्ध्य क्या होगी। मतलब आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी है 50 हर्ट्ज की, स्पीड दे रखी है 36 मीटर पर सेकंड, आपसे पूछा क्या गया है, वेवलेंथ पूछा गया है। तो यहां पर आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए वेव स्पीड का या साउंड वेव की स्पीड का। अब स्पीड की बात करें तो भाई हमारा फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू लैम्डा, इनटू में होता है हमारा न्यू। ठीक है, शब्दों को भी याद रखना, सिंबल भी याद रखना। ये आपका सिंबल है जिसे हम बोलते हैं लैम्डा, और ये होता है आपका न्यू। ठीक है, NEW नहीं है, NEU है। सिंबल है, ये फ्रीक्वेंसी के लिए मतलब आवृत्ति के लिए है, और ये आपका तरंगदैर्ध्य यानी कि वेवलेंथ के लिए है। अब इसमें हमें गिवन क्या है, गिवन हमें स्पीड है। तो भैया स्पीड हमें कितनी गिवन है उसे देख लेते हैं। 36 मीटर पर सेकंड है, इज इक्वल टू में हमसे वेवलेंथ पूछी हुई है, और फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है 50 हर्ट्ज की। तो भाई लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 36 के नीचे पहुंच जाएगा 50, जीरो उठाया, पॉइंट लगाया और 5 से काटा तो 0.5 सत्ते हो गया 35, बचा 10 तो 0.72। तो भैया 0.72 मीटर हमारा डी ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। ठीक है, क्वेश्चन होते इजी हैं, लगते टफ हैं कि हमें क्या फॉर्मूला पुट करना है। अगर इतना हमें पता हो हम इजीली क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन है यदि किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है तो उसकी समयावधि यानी कि टाइम पीरियड कितना होगा, ये हमसे पूछा गया है। तो इसके लिए जो हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए वो हमें पता होना चाहिए कि टाइम पीरियड जो होता है वो 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है, और फ्रीक्वेंसी का सिंबल एफ के साथ में न्यू भी होता है। अब हमें दिया क्या यहां पर, टी इज इक्वल टू हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है और फ्रीक्वेंसी हमें 50 हर्ट्ज की गिवन है, तो 1/50 आ गया। अब 1/50 को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे, जीरो हटाएंगे तो यहां आ जाएगा पॉइंट, और इससे इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.1 कटेगा नहीं तो 0 आया, बन गया 10, और 5 दूनी होता है 10, यानी कि 0.02 सेकंड हमारा आ रहा है। यानी बी ऑप्शन यहां पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड का। ठीक है भाई, तीसरा क्वेश्चन देखो। और तीसरा क्वेश्चन क्या है आपके सामने कि यदि कंपन करने वाली वस्तु का समय अंतराल 0.04 सेकंड है तो तरंग की आवृत्ति क्या होगी, है ना। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव इफ द टाइम इंटरवल ऑफ द वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट इज, यानी टाइम पीरियड आपको 0.04 सेकंड का दिया हुआ है। जैसा मैंने आपको बताया कि t इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ होता है। अब इन दोनों को अगर इंटरचेंज कर दें तो f इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 अपॉन टी आ जाएगा। तो f इज इक्वल टू 1 अपॉन टी की वैल्यू आपको दे रखी है, और t की वैल्यू है 0.04 सेकेंड। पॉइंट हटाया, ऊपर 2 जीरो पहुंच जाएंगे क्योंकि पॉइंट के बाद 2 वैल्यू थी, और 4 से काटा तो 4 से 25 बार चला जाएगा, यानी 25 हर्ट्ज आपका आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन बी यहां पर करेक्ट है। यूनिट भी याद रखते चलना, फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है, आवृत्ति की यूनिट होती है हर्ट्ज, टाइम पीरियड हो तो सेकेंड, वेवलेंथ हो तो आपकी क्या होती है उसकी मीटर। मैं यहां लिख दे रहा हूं, वेवलेंथ की क्या होती है बच्चे, वेवलेंथ की होती है मीटर, फ्रीक्वेंसी की होती है, फ्रीक्वेंसी की होती है हर्ट्ज। ठीक है, और बात करें आपसे, फ्रीक्वेंसी हो गया, यहां लिख देता हूं लाउडनेस की होती है, लाउडनेस की होती है डेसिबल। ठीक है, जिसे हम डीबी भी लिखते हैं। और हमारा क्या बचा इसमें, हमारी बची है अभी अब टाइम पीरियड, टाइम पीरियड की होती है सेकंड। ठीक है, तो ये यूनिट भी याद रखना कि किसकी हमारी क्या यूनिट होती है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि एक अनुदैर्ध्य तरंग में 2 लगातार संपीड़न के बीच की दूरी क्या होगी। मतलब 2 कंसेक्यूटिव कंप्रेशन के बीच का आपसे क्या पूछ रहा है, डिस्टेंस पूछ रहा है लॉन्गिट्यूडनल वेव में। तो
तो भाई लॉन्गिट्यूडिनल वेव को हम स्प्रिंग की हेल्प से कुछ ऐसे शो कर सकते हैं। ठीक है, तो दो लगातार संपीड़न मतलब यहां से लेकर के और यहां तक की बात की जा रही है। तो दो लगातार संपीड़न के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं, याद रखना, इसे हम वेव लेंथ बोलते हैं, इसे हम तरंग दैर्ध्य बोलते हैं, जिसका सिंबल क्या होता है, लैम्डा होता है। तो हमारा जो ऑप्शन इसमें होगा वो ऑप्शन क्या हो जाएगा, वो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो जरा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर है 5वां। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस तरंग में संपीड़न और स्पिलेज प्रक्रिया होती है, प्रतिक्रिया नहीं, प्रक्रिया। ठीक है, ये कौन से, मतलब देखो स्पिलेज का मतलब बेसिकली होता क्या है, कंप्रेशन है। ठीक है, कंप्रेशन है और क्या होगा, रेयरफेक्शन। ये वर्ड आपने सुना होगा, यानी कि पार्टिकल पास पास आते हैं उसको बोलते हैं कंप्रेशन, और पार्टिकल दूर दूर हो जाते हैं उसे बोलते हैं हम रेयरफेक्शन। तो किसमें कंप्रेशन और रेयरफेक्शन होता है, तो जैसे मैंने आपको बताया स्प्रिंग का एग्जांपल लिया था, और ये स्प्रिंग का एग्जांपल हमने किसके लिए लिया था, लॉन्गिट्यूडिनल वेव के लिए। किसके लिए लिया था, लॉन्गिट्यूडिनल वेव के लिए। तो भैया यहां पर ये लॉन्गिट्यूडिनल वेव है, इसका मतलब इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए लॉन्गिट्यूडिनल वेव करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, चलो आगे बात करते हैं आपसे। अगला क्वेश्चन है कि तरंग का वेव आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य है का मतलब बेसिकली यहां पर पूछा क्या गया है, यहां पर आपसे फॉर्मूला पूछा गया है कि वेलोसिटी का फॉर्मूला बताना है इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। तो पहले ही क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, लैम्डा इनटू में आपका न्यू, या फिर न्यू को हम एफ भी बोलते हैं, ये हमारा होता है। तो यहां से हम देखें कि v इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एफ इंटू लैम्डा, बात एक ही है। तो बी ऑप्शन हमारा यहां पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देखो। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7वां, और क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन है आपका आवृत्ति और समाविधि के बीच क्या संबंध है। ठीक है, यहां पर संबंध पूछा गया है, तो आपको बताया था मैंने अभी कि t इज इक्वल टू 1/f या f इज इक्वल टू 1/t होता है। तो हमारा यहां पर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखो जरा, तरंग लंबाई आमतौर पर ग्रीक अक्षर में इंगित की जाती है। द वेवलेंथ इज यूजुअली इंडिकेटेड इन द ग्रीक लेटर। बताया था मैंने आपको, वेवलेंथ को हम शो किससे करते हैं, वेवलेंथ को हम शो करते हैं लैम्डा से। किससे करते हैं, लैम्डा से करते हैं। तो भैया हमारा यहां पर बी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। लैम्डा हमारा वो ग्रीक वर्ड है जिसके थ्रू हम वेवलेंथ को शो करते हैं। अगर मैं गामा की बात करूं तो गामा कैसे बनता है, गामा कुछ ऐसे बनता है, बीटा हमारा कुछ ऐसे बनता है, अल्फा हमारा कुछ ऐसे बनता है। तो सिंबल के ये भी याद रखना कि सिंबल बनते कैसे हैं, कहते जो हैं वो भी मालूम होना चाहिए और सिंबल भी मालूम होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखो जरा। अगला क्वेश्चन है कि यह एक ऐसी मात्रा है जो तरंग की प्रकृति का वर्णन नहीं करती। इट इज अ क्वालिटी दैट डज नॉट डिस्क्राइब द नेचर ऑफ अ वेव। तो भाई बात करें ऊंचाई यानी कि हाइट की, बात करें वेवलेंथ की, बात करें वेव स्पीड की और फ्रीक्वेंसी की, तो इन तीनों चीजों की बात करें, ये तीनों चीजें कहीं ना कहीं हमें वेव के बारे में बताती हैं, लेकिन ये ऊंचाई जो है, हाइट, ये हमें इसके बारे में नहीं बताती। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हमसे पूछा ही क्या गया था, जो उसकी प्रॉपर्टी, उसके नेचर के बारे में डिस्क्राइब ना करे। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देखो जरा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है 10, और क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे कि तरंग गति, आयाम, तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति सभी कहलाते हैं। वेव स्पीड है, एम्पलीट्यूड है, वेवलेंथ है और फ्रीक्वेंसी है, इन सबको हम क्या कहते हैं, क्या केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ वेव कहते हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेव बोलते हैं, क्या वेव कंपोनेंट बोलते हैं, या फिर फंक्शन ऑफ वेव बोलते हैं। तो बात करें, ये हमारी क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसके लक्षण हैं, इनके थ्रू हम बोल सकते हैं कि ये तरंग है, ये हमारी जो भी है लॉन्गिट्यूडिनल हो चाहे हमारी ट्रांसवर्स वेव हो। तो ये हमारा बी ऑप्शन करेक्ट दे देगा। चलो भाई अगला देखो जरा। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, डैश आवृत्ति प्रति सेकंड दोहराई गई घटना में व्यक्त की जाती है। द डैश फ्रीक्वेंसी इज एक्सप्रेस इन द इवेंट रिपीटेड पर सेकंड। ठीक है, तो भैया फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा है ना, फ्रीक्वेंसी पर सेकंड रिपीट हो रही है, उसको हम बताते किससे हैं, उसको हम हर्ट्ज से बताते हैं। किससे बताते हैं, हर्ट्ज से बताते हैं। फ्रीक्वेंसी का पूछा है आपसे ना, तो फ्रीक्वेंसी बेसिकली जो है वो क्या है, आवृत्ति।
पर यूनिट टाइम से हम निकालते हैं उसको 1 अपॉन टाइम पीरियड से, तो उससे हमें क्या मिल जाता है, उसकी यूनिट हर्ट्स मिल जाती है। ठीक है, डेसिबल मैंने आपको बताया हुआ है कि डेसिबल क्या है, लाउडनेस की यूनिट है, ओम आपकी रेजिस्टेंस की है और एम्पियर आपकी इलेक्ट्रिक करंट की है। चलो भाई अगला देखो क्वेश्चन, ध्वनि संचरण के दौरान माध्यम में कणों के उच्च घनत्व वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं? What is called the area of high density of particle in the medium during transmission of sound? भाई जहां पर डेंसिटी ज्यादा होगी पार्टिकल की, मतलब जहां पर पार्टिकल्स पास पास होंगे, उसको हम क्या बोलते हैं? जहां पार्टिकल पास पास होते हैं उसे हम बोलते हैं कंप्रेशन। उसे हम क्या बोलते हैं? कंप्रेशन, यानी कि हमारा बी ऑप्शन ठीक है। और जहां पर डेंसिटी कम हो जाती है, मतलब पार्टिकल दूर दूर हो जाते हैं, उस एरिया को हम बोलते हैं रेयरफेक्शन। ठीक है भाई, तो यहां पर ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अब अगला क्वेश्चन है और क्या कह रहा है आपसे, किसी तरंग के गर्त की गहराई कहलाती है, द डेप्थ ऑफ द ट्रफ ऑफ अ वेव इज कॉल्ड। भाई जो गर्त है, जो ट्रफ है, उसकी डेप्थ को हम क्या कहते हैं? क्या फ्रीक्वेंसी कहते हैं, क्या डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, वेलोसिटी कहते हैं, या फिर एम्पलीट्यूड बोलते हैं? तो भाई चाहे हम ट्रफ की बात करें, चाहे हम क्रेस्ट की बात करें, चाहे तो इस ऊंचाई की बात कर लो, चाहे इस ऊंचाई की बात कर लो, दोनों का मतलब एम्पलीट्यूड ही होता है। ठीक है, दोनों का मतलब एम्पलीट्यूड ही होता है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। याद रखना पड़ेगा कि दोनों का मतलब क्या है? एम्पलीट्यूड है, चाहे ऊपर की हाइट ले लो चाहे नीचे की हाइट ले लो। ठीक है भाई, अगला देखो जरा, अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है 14। और 14 क्वेश्चन क्या कह रहा है, माध्यम में किसी बिंदु पर एक दोलन में लगने वाला समय कहलाता है, द टाइम टेकन फॉर वन ऑसिलेशन एट अ पॉइंट इन द मीडियम। भाई एक ऑसिलेशन को पूरा होने में या एक वेव के पूरे कंप्लीट फॉर्मेशन होने में जो टाइम लगता है उसे हम बोलते हैं टाइम पीरियड। ठीक है, क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड बोलते हैं, यानी कि समय अवधि बोलते हैं। तो बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा यहां पर? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, याद रखना, एक ऑसिलेशन होने में या फिर एक वेव के ट्रांसफर्स होने में जो टाइम लगता है उसे हम टाइम पीरियड बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है 15 नंबर का, श्रव्य सीमा से नीचे आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगे कहलाती हैं, साउंड वेव विद फ्रीक्वेंसी बिलो द ऑडिबल रेंज। अब यहां पर बात आती है कि एक ह्यूमन की ऑडिबल रेंज है कितनी? तो याद रखना, ऑडिबल रेंज जो है हमारी, ऑडिबल रेंज है हमारी ह्यूमंस की, वो होती है 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक। ठीक है, और इससे नीचे का अगर साउंड हो जाता है तो उसे हम बोलते हैं इंफ्रासाउंड, और 20,000 हर्ट्ज से ऊपर का जो साउंड होता है उसे हम बोलते हैं अल्ट्रासाउंड। तो यहां से पूछा क्या गया है? हमसे बिलो का पूछा गया है, तो बिलो में हमारा क्या आ जाएगा? इंफ्रासाउंड आ जाएगा या इंफ्रासोनिक साउंड आ जाएगा। ठीक है, अब अल्ट्रासाउंड या अल्ट्रासोनिक साउंड, उनकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होती है। और सुपरसोनिक की बात करते हैं तो भाई सुपरसोनिक हम उन्हें बोलते हैं जो साउंड की स्पीड से तेज चल सकते हैं। जो एयरक्राफ्ट होते हैं वो साउंड की स्पीड से तेज चलते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? सुपरसोनिक बोलते हैं। तो यहां पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला देखो जरा क्वेश्चन, क्वेश्चन हमारे 16, इंफ्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंफ्रासोनिक वेव? तो अभी बताया मैंने आपको, जिनकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम की होती है, लेस देन 20 हर्ट्ज, उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम बोलते हैं इंफ्रासोनिक। जिनकी 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है, 2,000 हर्ट्ज तो हमारी होती नहीं इसमें, 20 से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक, तो वो हमारी क्या होती हैं? वो हमारी होती हैं अल्ट्रासाउंड। और 20 हर्ट्ज से अधिक, मोर देन 20 हर्ट्ज है भाई, तो ये हमारी ऑडिबल रेंज में आ जाती है। ठीक है, तो यहां पर हमारा ऑप्शन सी सही है, बाकी हमारे तीनों ऑप्शन गलत हैं। चलो भाई अगला का देखो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, चमगादड़ अपने रास्ते में आने वाली बाधाओं का पता लगाने के लिए डैश उत्पन्न करते हैं। तो भाई चमगादड़ की बात करें, बैट की बात करें, तो बैट क्या रिलीज करते हैं? तो आंसर है ये अल्ट्रासाउंड रिलीज करते हैं अपने शिकार को पकड़ने के लिए या फिर अपने सामने आने वाली सभी बाधाओं की पता करने के लिए अल्ट्रासाउंड वेव को छोड़ते हैं। तो भाई अल्ट्रासोनिक वेव या अल्ट्रासाउंड वेव एक ही बात है। सी ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि वायु में ध्वनि की गति कितनी होती है? तो भाई वायु में ध्वनि की गति जो होती है, पहली बात तापमान के साथ में घटती और बढ़ती है, और बेसिकली हम नॉर्मली लेते हैं वो 343 मीटर पर सेकंड लेते हैं। कहीं पर वो आपको 341 भी लिखे दिखेगा और कहीं वो आपको
331 या 332 भी लिखा मिलेगा, वो अलग अलग टेम्परेचर पे होता है। तो बेसिकली वो 343 ही है, तो हम 343 उसको ले लेंगे। ठीक है भाई, तो सी ऑप्शन यहां पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वायु में ध्वनि की गति का अनुमानित मान क्या है, वही आ गया। अब देखो यहां पर फर्क, यहां पर 330 मीटर पर सेकंड है, 330 मीटर पर सेकंड हमारा यहां पर करेक्ट आंसर है। और ये आपको जो दे रखा है ना 3 गुणे 10 की घात 8 मीटर पर सेकंड, ये बेसिकली क्या होता है, ये स्पीड ऑफ लाइट है, ये स्पीड ऑफ लाइट है। और वो भी किस में है, या तो आप एयर की बात कर लो या फिर आप वैक्यूम की बात कर लो। ठीक है, तो यहां पर 330 है, तो मैंने आपको बताया था कि तापमान के अकॉर्डिंग होता है, टेम्परेचर पे डिपेंडेबिलिटी होती है। 0 डिग्री पर लगभग 331 होता है, 20 डिग्री पर लगभग 341 और 42 के आसपास होता है, इसे हम 43 भी मान लेते हैं। ठीक है भाई, चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है 20, और क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है कि एक ध्वनि स्रोत 600 हर्ट्ज की तरंग भेजता है, इससे 3 मीटर की तरंग दैर्ध्य उत्पन्न होती है, तो इस प्रश्न में ध्वनि तरंग की गति क्या होगी। हमसे पूछा क्या गया है, हमसे वेलोसिटी पूछ ली गई है। अब वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, लैम्डा इनटू फ्रीक्वेंसी यानी कि एफ या फिर न्यू होता है। तो v इज इक्वल टू लैम्डा हमें दे रखा है 600 हर्ट्ज, सॉरी लैम्डा हमें 3 मीटर दे रखा है, लैम्डा हमें 3 मीटर दे रखा है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है हमें 600 हर्ट्ज की। तो 6 हो गया 18, 2 0 को 2 0, यानी कि 1800 मीटर पर सेकंड हमारा आंसर हो जाएगा। तो 1800 मीटर पर सेकंड पकड़ना है आपको, बी ऑप्शन करेक्ट है। सब में ही 1800 है, लेकिन आप यूनिट में देख लेना ढंग से, ये मीटर सेकंड है, ये मीटर सेकंड स्क्वायर है, और ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो ये तीनों के तीनों क्या हो गए, गलत हो गए। मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसकी यूनिट होती है, ये होती है आपकी एक्सेलरेशन की, और ये यूनिट इसमें लाई नहीं करती हैं। चलो अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर है 21, और क्वेश्चन नंबर 21 आपसे क्या कह रहा है कि यदि तापमान बढ़ता है तो ध्वनि की गति क्या होगी। भाई टेम्परेचर इंक्रीज करने पे जो आपका ध्वनि है, मैंने आपको बताया कि 0 डिग्री पर कितनी होती है, 331 330 के आसपास होती है, 20 डिग्री पर वो 341 या 342 के आसपास होती है। तो हम बोल सकते हैं कि तापमान बढ़ने पर क्या होता है, उसकी स्पीड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है साउंड की स्पीड। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर है 22, और क्वेश्चन नंबर 22 आपसे क्या कह रहा है कि डैश में ध्वनि की गति सबसे तेज होती है। सबसे का मतलब जो आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं उनमें सबसे तेज गति किसमें है, साउंड की। तो भाई सॉलिड में होती है बेसिकली, और सॉलिड में यहां पर स्टील दे रखा है, तो स्टील में सबसे ज्यादा स्पीड होती है साउंड की इन 4 गिवन ऑप्शन में। इन 4 गिवन ऑप्शन में सबसे कम होती है एयर में, उससे ज्यादा होती है वाटर केरोसिन में, फिर आती है आपकी स्टील में। अगला क्वेश्चन देखो जरा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस माध्यम में एक विशेष तापमान पर ध्वनि सबसे तेज गति से चलती है। तो लगभग वही हमारा आंसर आ गया, लेकिन यहां पर आपसे एक में वाटर दे रखा है, एक में आपको एयर दे रखा है, एक में ग्लास दे रखा है, एक में आयरन दे रखा है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए, क्योंकि पहले बताया, तो ये क्वेश्चन आपके लिए हम दे रहे हैं बच्चे होमवर्क में। इसे आप होमवर्क में करके लाएंगे और हमें बताएंगे कमेंट करके कि इसमें आंसर क्या होना चाहिए। क्योंकि सॉलिड आपके पास क्या है, 2 हैं, आयरन भी है और ग्लास भी है। एयर में होगी नहीं, वाटर में होगी नहीं, इन दोनों में से किस में है, ये आपके लिए हमने होमवर्क छोड़ दिया आज की क्लास का। ठीक है चाहिए, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है 24, निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज गति से चलती है। तो वही चीजें आ रही हैं बार बार। तो यहां पर देखो वैक्यूम की अगर बात करें ना, इसमें ये चलती ही नहीं है। साउंड वेव वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकती, इसे चलने के लिए माध्यम की रिक्वायरमेंट होती है। तो भाई सॉलिड पदार्थ जो होते हैं, सॉलिड मैटर जो होते हैं, इन्हीं में क्या होता है, साउंड सबसे तेज चलता है। ना वो एयर में चलेगा और ना इतना तेज गैस में चलेगा, ना लिक्विड में चलेगा। ठीक है भाई, आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं आज का। आखिरी क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर है 25, एकल आवृत्ति द्वारा उत्पन्न ध्वनि को डैश कहा जाता है। द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय अ सिंगल फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड। भाई सिंगल फ्रीक्वेंसी से जो प्रोड्यूस होता है उसे हम क्या बोलते हैं, क्या एम्पलीट्यूड बोलते हैं, टोन बोलते हैं, पिच बोलते हैं, या फिर वेवलेंथ बोलते हैं। तो सिंगल फ्रीक्वेंसी साउंड प्रोड्यूस होता है उसे हम टोन बोलते हैं। यानी यहां पर हमारा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी हमारा एम्पलीट्यूड मैक्सिमम डिस्टर्बेंस होता है। पिच से ये मालूम पड़ता है फ्रीक्वेंसी, याद रखना पिच डिटरमाइन क्या करती है,
फ्रीक्वेंसी को करती है। हाई पिच साउंड में क्या आता है, श्रिलनेस आती है, आवाज पतली होती है, तीखी होती है, और लो पिच साउंड में आवाज भारी होती है। फीमेल साउंड की पिच ज्यादा होती है, मेल साउंड की पिच कम होती है। तो ये थे आज टोटल मिलाकर के हमारे 25 क्वेश्चन। क्वेश्चन का लेवल कैसा लगा एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा। पसंद आया हो तो एक बार बच्चे लाइक भी कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। इसी तरीके के क्वेश्चंस के साथ आपसे कल फिर मुलाकात होगी, सेम टाइम 11 बजे। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।